हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वेलकम टू योर फेवरेट चैनल राडी कॉम्पिटेटिव क्लासेस। आज जो लेके आए हैं वो आपका टॉपिक है चैप्टर 10 रेस्पिरेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल। आपका क्लास 7 का चैप्टर है, साइंस का चैप्टर है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आएगी वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। तो आइए, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल यानी पौधों और जानवरों में श्वसन। तो आइए, सबसे पहले इसमें टॉपिक टू वी डिस्कस्ड, क्या क्या डिस्कस्ड करने वाले हैं इसमें। फर्स्ट, ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन यानी कि सांस और श्वसन पढ़ेंगे इसमें, ठीक है दोस्तों। फिर आपका रेस्पिरेशन इन प्लांट्स पढ़ेंगे यानी कि इसमें पढ़ेंगे पौधों में श्वसन। फिर आपका रेस्पिरेशन इन एनिमल्स पढ़ेंगे यानी जानवरों में श्वसन। फिर आपका पढ़ेंगे रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस यानी मनुष्यों में श्वसन। और आपका आखिरी जो पढ़ेंगे सेल्यूलर रेस्पिरेशन यानी कि कोशिकीय श्वसन। तो आइए, सबसे पहले हम यहाँ क्या लिखा हुआ है वो पढ़ लेते हैं। क्या है कि आपका दिया हुआ है, रेस्पिरेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस इन ऑल लिविंग बींग्स। इसका मतलब क्या होता है कि श्वसन सभी जीवित प्राणियों में सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया में से एक है। इट इज द प्रोसेस थ्रू विच एनर्जी फ्रॉम फूड इज रिलीज टू बी यूज्ड बाय द बॉडी। इसका मतलब क्या होता है कि यह वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से भोजन से ऊर्जा शरीर द्वारा उपयोग करने के लिए जारी की जाती है। लेट्स स्टडी अबाउट रेस्पिरेशन इन प्लांट्स यानी कि आइए हम किसके बारे में पढ़ेंगे, प्लांट्स, एनिमल एंड ह्यूमन बीइंग। यानी कि आइए पौधों, जानवरों और मनुष्यों में श्वसन के बारे में अध्ययन करते हैं। तो आइए, तो सबसे पहले इसमें हमारा क्या दिया हुआ है कि ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन। हम पहले ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन को समझेंगे यानी कि सांस और श्वसन के बारे में हम समझेंगे यानी कि श्वास और श्वसन। तो you know that the food that we consume is digested into simple soluble compounds including glucose। इसका मतलब होता है कि आप जानते हैं कि हम जो भोजन ग्रहण करते हैं वह ग्लूकोज सहित सरल घुलनशील यौगिक में पच जाता है। दिस ग्लूकोज इज द मेन फ्यूल दैट गिव्स एनर्जी टू आवर बॉडी। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि यह ग्लूकोज मुख्य ईंधन है जो हमारे शरीर को ऊर्जा देता है। ओके, द प्रोसेस ड्यूरिंग विच एनर्जी इज रिलीज्ड फ्रॉम ग्लूकोज इन लिविंग थिंग्स इज नोन एज रेस्पिरेशन। इसका मतलब क्या होता है कि जिस प्रक्रिया के दौरान जीवित चीजों में ग्लूकोज से ऊर्जा निकलती है उसे हम क्या कहते हैं? श्वसन के रूप में वह जाना जाता है। तो यू कैन अंडरस्टैंड इट बाय द फ्लोइंग इक्वेशन यानी इसे आप निम्न समीकरण में समझ सकते हैं, जैसे कि ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, प्लस वाटर प्लस एनर्जी, ये आपका समीकरण है। इससे आप ये पूरा प्रक्रिया को समझ सकते हैं, ठीक है। फिर आपका क्या दिया हुआ है कि रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन लिविंग सेल थ्रू आउट द बॉडी। इसका मतलब क्या होता है कि श्वसन पूरे शरीर में जीवित कोशिकाओं में होता है। For this to happens, the cell must have a constant supply of oxygen। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ऐसा होने के लिए कोशिकाओं को ऑक्सीजन की निरंतर आपूर्ति होनी चाहिए, ठीक है। हैंस रेस्पिरेशन कॉन्सिस्ट ऑफ टू प्रोसेस। और आपका इसलिए श्वसन में दो प्रक्रियाएं होती है। तो फर्स्ट जो प्रक्रिया आपका आ जाता है वो क्या है दोस्तों? फर्स्ट जो प्रक्रिया है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन या इसको हम ब्रीथिंग कर सकते हैं। यानी कि एक्सटर्नल यानी क्या होता है? बाहरी श्वसन। क्या? बाहरी श्वसन। तो और ये आपका बाहरी श्वसन और हो गया आपका, या इसको हम कह सकते हैं कि श्वास। तो ब्रीथिंग विच इन्वॉल्व्स द एक्सचेंज ऑफ गैसेस ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इसका मतलब होता है कि आपका श्वास जिसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसों को आदान प्रदान शामिल है, ठीक है। और आपका ऑक्सीजन इज टेकन इन फ्रॉम द इन्वायरमेंट एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर आर गिवन आउट। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि पर्यावरण से ऑक्सीजन ली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प बाहर दिए जाते हैं। आपका पर्यावरण से आप क्या करते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं और आपका क्या होता है कि जल वाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड से दिए जाते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए अब हम बात करेंगे इंटरनल और सेल्यूलर रेस्पिरेशन की, विच इन्वॉल्व्स यानी इंटरनल और सेल्यूलर रेस्पिरेशन यानी क्या होता है? आंतरिक या कोशिकीय श्वसन। तो सेल्यूलर रेस्पिरेशन विच इन्वॉल्व्स यूजिंग द ऑक्सीजन ब्रेथेड इन टू रिलीज एनर्जी इन द सेल। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि कोशिकीय श्वसन जिसमें क्रियाओं में ऊर्जा मुक्त करने के लिए सांस लेना वाली ऑक्सीजन का उपयोग करना शामिल है, ठीक है दोस्तों।
शामिल है। फिर आपका जो दिया हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर रिलीज वेस्ट प्रोडक्ट इन द प्रोसेस आर ब्रीथेड आउट बाय अस। इसका मतलब होता है इस प्रक्रिया में अशिष्ट उत्पादों के रूप में छोड़े गए कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प को हमारे द्वारा बाहर निकाला जाता है। ठीक है, आगे इसमें क्या है आपका दोस्तों, अब हम पढ़ने वाले हैं रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, यानी कि पौधों में श्वसन। तो रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन प्लांट ऑल द टाइम्स, यानी कि पौधों में श्वसन हर समय होता है। आपका वेदर इट इज डार्क और लाइट, यानी कि चाहे वह अंधेरा हो या उजाला। अनलाइक एनिमल्स प्लांट्स डू नॉट हैव एनी स्पेशल ऑर्गन फॉर रेस्पिरेशन। इसका मतलब होता है कि जानवरों के विपरीत पौधों में श्वसन के लिए कोई विशेष अंग नहीं होता है। This is because each living cell, whether in leaves or in the stem in the plant, is located close to surface। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रत्येक जीवित कोशिका, जीव चाहे पत्तियों में हो या तनों में, पौधों में सतह के करीब स्थित होते हैं। ठीक है दोस्तों, एक्सचेंज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन इन प्लांट्स ऑकर्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन थ्रू द स्मॉल ओपनिंग इन लीव्स एंड स्टीम। इसका मतलब क्या होता है? पौधों में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का आदान प्रदान पत्तियों और तनों में छोटे छिद्रों के माध्यम से प्रसार की प्रक्रिया के माध्यम से होता है। ठीक है, अब आपका जो दिया हुआ है कि कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स डिफ्यूजेस out and oxygen rich air from outside diffuses into the plants। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि पौधों के विभिन्न भागों से कार्बन डाइऑक्साइड युक्त हवा बाहर फैल जाती है और बाहर से ऑक्सीजन युक्त हवा पौधों में फैल जाती है। ठीक है दोस्तों, ये आपको समझ में आ गया। फिर आपका गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स इज मच स्लोवर देन इन एनिमल। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि पौधों में गैसीय विनिमय जानवरों की तुलना में बहुत धीमा होता है। अब हम बात करने वाले स्टोमेटल एपरेटस की। स्टोमेटल एपरेटस यानी स्टोमेटल उपकरण। तो गैसियस एक्सचेंज टेक इन प्लांट्स थ्रू स्मॉल पोर्स इन देयर स्टेम्स एंड लीव्स। इसका मतलब होता है पौधों में गैसीय विनिमय उनके तनों और पत्तियों में छोटे छिद्रों के माध्यम से होते हैं। ठीक है दोस्तों, दिस पोर्स एंड कॉल्ड स्टोमेटा। ठीक है दोस्तों, स्टोमेटा सिंगुलर स्टोमेटा इन लीव्स लेंटिसेल्स इन स्टीम्स। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि इन छिद्रों को पत्तियों में रंध्र, एकवचन रंध्र और तनों में मसूर कहा जाता है। The stoma, guard cell and other neighboring cell together from the stomatal apparatus। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि रंध्र रक्षक को कोशिकाएं और आसपास की अन्य कोशिका मिलकर रंध्र तंत्र का निर्माण करती है। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? यहाँ पर देख सकता है स्टोमेटल ओपनिंग इसे कहते हैं। आपका गार्ड सेल, यहाँ पर ये दोनों गार्ड सेल हो गया, ठीक है, और ये आपका सबसाइडेरिया सेल हो गया, ये दोनों। चलिए, ये आपको समझ में आ गया होगा। स्टोमेटल एपरेटस इन ए लीफ, इनके पत्तियों में हो गया। चलिए, अब ये समझ में आ गया। अब हम स्टोमेटा क्या होता है ये बात करेंगे। स्टोमेटा आर स्मॉल ओपनिंग फॉर द गैसियस। स्टोमेटल ओपनिंग ये है, ओके। स्टोमेटल ओपनिंग गैसियस एक्सचेंज थ्रू विच ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब्ड और कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन आउट। इसका मतलब क्या होता है? स्टोमेटा गैसीय विनिमय के लिए कुछ छोटे छिद्र होते हैं जिनके माध्यम से ऑक्सीजन अवशोषित होता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। ये समझ में आया दोस्तों? अब आइए हम बात करेंगे दी गार्ड सेल की। दी गार्ड सेल कंट्रोल द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल ओपनिंग। इसका मतलब क्या होता है कि दो रक्षक कोशिकाएं रंध्र के उद्घाटन और समापन को नियंत्रण करती है। ठीक है, दे एक्सपेंड एंड श्रिंक डिपेंड ऑन द फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम द सराउंडिंग सेल। इसका मतलब क्या होता है कि वे आसपास की कोशिकाओं से पानी के प्रवाह के आधार पर फैलते हैं और सिकुड़ते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आपका जो दिया हुआ है सबरल सबसाइडेरिया सेल। तो ये क्या होता है? सपोर्ट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द स्टोमेटल एपरेटस। इसका मतलब क्या होता है कि कई सहायक कोशिकाएं रंध्र तंत्र की संरचना और कार्य का समर्थन करती है। अब रूट ऑफ द प्लांट्स ऑल्सो एब्जॉर्ब्स ऑक्सीजन थ्रू द प्रोसेस ऑफ रूट रेस्पिरेशन। इसका मतलब होता है कि पौधों की जड़ें भी जड़ श्वसन की प्रक्रिया के माध्यम से ऑक्सीजन को अवशोषित करती है। रूट सेल गेट ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर ट्रैपेड बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स। इसका मतलब क्या होता है कि जड़ कोशिकाओं को मिट्टी के कणों के बीच फंसी हवा से ऑक्सीजन मिलती है। दिस इज वाई इफ ए प्लांट इज ओवर वाटरेड रूट सेल्स कैन नॉट गेट एयर एंड आर नॉट एबल टू ब्रीथ। इसका मतलब क्या होता है कि यही कारण है कि यदि एक पौधे में पानी भर जाता है तो जड़ कोशिकाओं को हवा नहीं मिल पाती और वे सांस लेने में सक्षम
नहीं होते हैं। अब आइए हम बात करेंगे रेस्पिरेशन इन एनिमल की, यानी कि जानवरों में श्वसन। यू नोज दैट एनिमल आर फाउंड ऑन लैंड एज वेल एज इन वाटर। इसका मतलब होता है, आप जानते हैं कि जानवर जमीन के साथ साथ पानी भी पाए जाते हैं, पानी में भी पाए जाते हैं तो आपके जानवर, ठीक है। सो दे हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गन्स फॉर एक्सटर्नल एंड इंटरनल रेस्पिरेशन। इसका मतलब क्या होता है कि इसलिए उनके पास बाहरी और आंतरिक श्वसन के लिए विभिन्न प्रकार के अंग होते हैं। तो आइए पहले इसमें हम समझेंगे यूनिसेल्युलर एंड स्मॉल मल्टी सेल्युलर एनिमल, यानी कि इसका मतलब होता है कि एक कोशिकीय या एक कोशिकीय जीवों में, एक छोटा आपका कोशिकीय जीव हो गया, उसमें आपका जानवर के बारे में समझते हैं, ठीक है। तो सिंगल सेल्ड और यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म इंक्लूड ऑल प्रोटोजोआ एंड अमीबा, यानी कि एकल कोशिका या एक कोशिकीय जीव में सभी प्रोटोजोआ और अमीबा शामिल हैं। Each cell respires independently and carry out exchange of gaseous individual। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि प्रत्येक कोशिका स्वतंत्र रूप से श्वसन करती है और व्यक्तिगत रूप से गैस का आदान प्रदान करती है, ठीक है दोस्तों। सिंपल मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म लाइक स्पॉन्जेस एंड हाइड्रा ऑल्सो शो रेस्पिरेशन एट द लेवल ऑफ ईच सेल। इसका मतलब क्या होता है कि स्पंज और हाइड्रा जैसे सरल बहुकोशिकीय जीव भी प्रत्येक कोशिका के स्तर पर श्वसन दिखाते हैं, ठीक है दोस्तों। वाटर फ्लो थ्रू द बॉडी ऑफ स्पॉन्जेस एंड हाइड्रा अलाउिंग गैसियस एक्सचेंज बाय ईच सेल ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि स्पंज और हाइड्रा के शरीर के माध्यम से पानी बहता है, जिसे प्रत्येक कोशिका झिल्ली द्वारा गैसीय विनिमय की अनुमति देता है। अब हम बात करेंगे हाइजर मल्टीसेल्युलर एनिमल की। तो हाइजर मल्टीसेल्युलर एनिमल क्या होती है, ठीक है दोस्तों। तो आइए उच्च बहुकोशिकीय जानवर। तो हाइजर मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म हैव स्पेशलाइज्ड एंड एडवांस्ड ऑर्गन्स ऑफ रेस्पिरेशन। इसका मतलब होता है कि उच्च बहुकोशिकीय जीव में श्वसन के विशिष्ट और अंत होते हैं। तो आइए स्किन। तो सबसे पहले हम स्किन की बात करेंगे। सम एनिमल्स लाइक अर्थवर्म, लीचेस एंड सर्टेन एम्फीबियंस हैव स्मूथ एंड मॉइस्ट स्किन थ्रू विच एक्सचेंज ऑफ गैसियस टेक्स प्लेस। इसका मतलब क्या होता है कि त्वचा, कुछ जानवरों जैसे चूहे हो गया, अर्थवर्म हो गया, चूहे, जोंक और कुछ उभयचरों की त्वचा चिकनी और नमी होती है, जैसे आपको पिक्चर में दिख रहा है, चिकनी और नमी होती है, यानी मुलायम होती है, और जिसके माध्यम से गैसों का आदान प्रदान होता है। तो दी स्किन सप्लाइड रिचली विथ ब्लड वेसल्स सो दैट इट कैन कैरी ऑक्सीजन टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी एंड ब्रिंग्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी पार्ट एंड रिलीज इट। तो इसका मतलब क्या होता है कि त्वचा को रक्त वाहिकाओं से भरपूर आपूर्ति की जाती है ताकि वह शरीर के बाकी हिस्सों में ऑक्सीजन ले जा सके और शरीर के अंगों से कार्बन हाइड्रोक्साइड ला सके और उसे छोड़ सके, ठीक है दोस्तों। अब आइए हम बात करें गिल्स की। मोस्ट ऑफ द एक्यूटिक एनिमल लाइक फिश, प्रॉन्स एंड मसल्स हैव गिल्स फॉर रेस्पिरेशन। इसका मतलब होता है कि गलफड़े, अधिकांश जलीय जंतु जैसे मछली, झींगे और मसल्स जैसे हो गए, श्वसन के लिए गलफड़े करते हैं। जैसे आपको दिखाई दे रहा है, मछली गलफड़े से आपका लेते हैं, श्वसन करते हैं, सांस लेते हैं भी, ठीक है दोस्तों, ये समझ में आ गया। The gills have a large number of filaments that are richly supplied with blood capillaries. They help gills release carbon dioxide into the water. They also help fish take in oxygen dissolved in water. इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि गलफड़ों में बड़ी संख्या में तंतु होते हैं जिनके रक्त की प्रचुर मात्रा में आपूर्ति की जाती है। वे गलफड़ों को पानी में कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं? गलफड़ों में दे हेल्प गिल्स, यानी कि यहाँ से देखिए कि वे गलफड़ों को पानी में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने में मदद करते हैं। वे मछलियों को ऑक्सीजन में पानी लेने में मदद करते हैं, पानी में घुल जाते हैं, ठीक है दोस्तों, समझ में आया। अब हम आगे पढ़ेंगे इसमें दोस्तों। अब हम बात करने वाले स्पाइरकल्स एंड ट्रेचिया के बारे में, ठीक है दोस्तों। स्पाइरकल्स आर वेरी फाइन एयर होल्स ऑन द बॉडी ऑफ सम इंसेक्ट्स लाइक ग्रास होपर्स, मॉस्किटो ईटीसी। इसका मतलब होता है कि स्पाइरकल्स और ट्रेकिया, स्पाइरकल्स कुछ कीड़ों जैसे टिड्डे, मच्छर आदि के शरीर पर बहुत महीने हवा के छेद होते हैं, ठीक है दोस्तों। एयर इंटर्स थ्रू द स्पाइरकल्स एंड इज डिस्ट्रीब्यूटेड all over the body by
ट्रेचियल ट्यूब्स। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि वायु स्पाइरिकल के माध्यम से प्रवेश करती है और पूरे शरीर में श्वास नलियों द्वारा विपरीत की जाती है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे ट्रेचिया। ट्रेचिया आर ब्रांचेड रेस्पिरेटरी ट्यूब्स विच ओपन ऑन द सरफेस ऑफ द बॉडी, यानी कि श्वास नली शाखित श्वसन नलिकाएं होती है जो शरीर की सतह पर खुलती है। ठीक है दोस्तों, ऑक्सीजन रिच एयर इंटर्स द ट्रेचिया थ्रू दीज ओपनिंग एंड रिचियस इंटरनल बॉडी पार्ट। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि ऑक्सीजन, यहाँ पर जो दिया हुआ है ऑक्सीजन युक्त हवा इन छिद्रों से श्वास नली में प्रवेश करती है। ठीक है दोस्तों, प्रवेश करती है और शरीर के आंतरिक भागों तक पहुंचाती है। हियर ऑक्सीजन इज यूज्ड अप एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर इज रिलीज्ड फ्रॉम द स्पाइरिकल्स। इसका मतलब होता है कि यहाँ ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त हवा को स्पाइरल से मुक्त किया जाता है। दिस ट्यूबुलर एयर पैसेजेस स्टीम्स हेल्प इन द गैसियस एक्सचेंज इन स्मॉल एनिमल्स। इसका मतलब क्या होता है कि यह ट्यूबुलर वायु मार्ग प्रणाली संरचना छोटे जानवरों में गैसीय विनिमय से मदद करती है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करने वाले लंग्स आर स्पेशलाइज्ड ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेशन इन हायर एनिमल लाइक बर्ड्स एंड मैमल्स। इसका मतलब होता है कि फेफड़े उच्च जानवरों जैसे पक्षियां और स्तनधारियों में श्वसन के विशेष अंग हैं। तो जैसे गिल्स प्रेजेंट इन टैडपोल्स आर रिप्लेस्ड बाय ए पेयर ऑफ लंग्स एज द ग्रो इनटू फ्रॉग। इसका मतलब होता है कि टैडपोल में मौजूद गलफड़ों को फेफड़ों की एक जोड़ी से बदल दिया जाता है क्योंकि वे मेढक बन जाते हैं। ठीक है दोस्तों, टैडपोल ही आपका मेढक बनता है ना, समझ में आया। फ्रॉग्स ऑल्सो रेस्पायर थ्रू देयर स्किन एंड बकल कैविटी। इसका मतलब होता है कि मेढक अपनी त्वचा और मुख गुहा के माध्यम से भी मरम्मत करते हैं। ठीक है, चलिए ये समझ में आया। और यहाँ पर आपको ये दिख रहा है बर्ड, ये आपका चिड़िया हो गया। बर्ड एंड फ्रॉग ब्रीथ थ्रू लंग्स। ये बर्ड और चिड़िया क्या करती है? अपने लंग्स से सांस लेती है। ठीक है, फेफड़ों से सांस लेती है। जैसे ये आपका इसका लंग्स ये हो गया, यहाँ से आपका सांस लेती है, ये आपका नॉस्ट्रिल्स हो गया। अब जैसे ये यहाँ से आपका नाक से एयर लेती है और यहाँ पर फ्रंट एयर सैक हो गया, ये लंग्स हो गए इसके, ये इसमें हो गया ट्राचिया हो गया, रिच एयर सैक हो गया। समझ में आया। अब हम बात करेंगे जो वो आपका है, अब हम बात करेंगे रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस। रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस यानी क्या होता है? मनुष्य में श्वसन। तो द ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स इज ह्यूमन बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसियस फॉर्म द रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसका मतलब होता है कि मानव शरीर में गैसों के आदान प्रदान के लिए जिम्मेदारी अंगों का समूह कार्यशील श्वसन प्रणाली बनाता है। ठीक है, द ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम इंक्लूड, यानी कि इसका मतलब होता है मानव श्वसन प्रणाली के अंग में शामिल नाक गुहा। नाक के माध्यम से हवा हमारे शरीर में प्रवेश करती है। ठीक है, प्रवेश करती है और आपका क्या करती है? ये आपका दिया हुआ है नासल कैविटी। इसका मतलब होता है कि नासल कैविटी मतलब कि नाक गुहा होता है। तो एयर इंटायर आवर बॉडी थ्रू नॉस्ट्रिल्स इन द नोज। इसका मतलब अभी मैंने बताया कि नाक के माध्यम से हवा हमारे शरीर में प्रवेश करती है। द हेयर प्रेजेंट इनसाइड द नॉस्ट्रिल्स ट्रैप डस्ट एंड हेल्प फिल्टर द इनहेल्ड एयर। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि छाती के अंदर मौजूद वाला ये नथुने धूल को फंसाता है। फिर द मक्स इज द नसल कैविटी मॉइस्टेंस, और फिर क्या करता है? और सांस की हवा छानने में मदद करते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम पढ़ेंगे। अब चलिए, द एयर एंड फाइन ब्लड वेसल्स इन द नेसल कैविटी वार्म ऑफ द एयर। इसका मतलब होता है कि नाक गुहा में श्लेष्मा नमी नाक गुहा में हवा और महीने रक्त वाहिका हवा को गर्म करती है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे फ्रैनिक्स की। तो फ्रैनिक्स फ्रॉम नोज एयर ट्रेवल्स टू द फ्रैनिक्स। इसका मतलब क्या होता है कि ग्रासनली, फ्रैनिक्स मतलब ग्रासनली होता है, नाक से वायु ग्रासनी तक जाती है। ग्रासनी, फ्रैनिक्स मतलब ग्रासनी। इट इज द कॉमन पैसेज दैट ओपन बोथ इनटू द ओएसोफेगस फूड पाइप एंड द ट्रैचिया वाइन पाइप। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि यह सामान्य मार्ग है जो अन्न प्रणाली, भोजन नली और श्वास नली विंड पाइप दोनों में क्या करती है? तो यह आपका खुलता है। ठीक है, खुलता है। अब हम बात करने वाले हैं ग्लोटिस एंड एपिग्लोटिस। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ग्लोटिस और एपिग्लोटिस ही होता है। तो द ओपनिंग ऑफ द फ्रेनेक्स इनटू द ट्राचिया इज कॉल्ड ग्लोटिस। इसका मतलब होता है कि ग्रासनी को श्वास नली में खोलने ग्लोटिस
कहलाता है। फिर ये समझ में आया। अब आपका इपीग्लोटिस यानी क्या होता है, दी ग्लोटिस इज गार्डेड बाय ए फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड इपीग्लोटिस। इसका मतलब क्या होता है, विच प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू ट्रैचिया। तो इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, इसका मतलब होता है कि एक फ्लैग जैसी संरचना द्वारा की जाती है जो भोजन को श्वास नली में प्रवेश करने से रोकता है। तो एपिग्लोटिस पक्षी और भोजन निगलने पर बंद हो जाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे लैरिंग्स की। द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द ट्रैचिया इज द लैरिंग्स। इसका मतलब होता है कि स्वर यंत्र आपका श्वास नली का सबसे ऊपर का भाग है। ये आपका मानव एक ध्वनि उत्पन्न करने वाला अंग है, यानी कि इट इज ए साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन एंड इज कॉमनली नोन एज द वॉइस बॉक्स। इसका मतलब होता है कि ये आपका मानव एक ध्वनि उत्पन्न करने वाला अंग है और इसे आमतौर पर क्या किया जाता है, वॉइस बॉक्स के रूप में जाना जाता है। इन द मेल्स इट टेंड्स टू प्रोट्रूड एंड इज नूज एज एडम एप्पल्स। इसका मतलब क्या होता है कि पुरुषों में यह बाहर निकल जाता है और इसे एडम एप्पल के रूप में जाना जाता है। जैसे आपको ये लैरिंग्स हुआ, ये आपका फेरिंग्स हुआ, ठीक है, ये नासल कैविटी हो गया, नाक का गुहा हो गया, ये समझ में, ये ट्राचिया आपका ये वाला हो गया, ये समझ में आया। ये सब भी हम ये सब पढ़ेंगे अभी इधर। तो आइए अब हम ट्रैचिया के बारे में बात कर लेते हैं। ये वाला, ये लाइन, ये जो आपको यहाँ से यहाँ दिख रहा है, ये ट्रैचिया हो गया। तो आपका ट्रैचिया क्या है, ट्रैचिया यानी क्या होता है कि श्वास नली। इट इज ए पाइप लाइक ऑर्गन थ्रू विच एयर पैसेज इनटू द लंग्स। इसका मतलब क्या होता है कि यह एक पाइप जैसा अंग है जिसके माध्यम से हवा फेफड़ों में जाता है। द ट्रैचिया इज द सपोर्ट बाय नंबर ऑफ सी शेप्ड। ये आपका सी शेप्ड का है ट्रैचिया। आपका कार्टिलेजिनियस रिंग्स हो गया विच प्रिवेंट इट फ्रॉम कोलाप्सिंग व्हेन देयर इज नो एयर इनसाइड। इसका मतलब होता है कि श्वास नली यह एक पाइप जैसा अंग है जिसके माध्यम से हवा फेफड़ों में जाता है। प्रत्येक ब्रंकाई अपने संबंधित फेफड़ों में प्रवेश करने के बाद आगे चलकर ब्रोनिक ओल्स नामक महीन शाखाओं में विभाजित हो जाता है जो वायुकोश में समाप्त होती है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे दोस्तों ब्रोंकाई और ब्रोंकाइल्स। तो ब्रोंकाई और ब्रोंकाइल्स क्या है, इच ब्रोंकस लेंस टू द लंग्स ऑफ इट्स ओवन साइड। ठीक है दोस्तों, यानी कि ब्रोंकाई और ब्रोंकाइल्स नामक महीने शाखाओं में विभाजित हो जाती है। इच ब्रोंकाई आफ्टर इंटायर इट्स रेस्पेक्टिव लंग्स फर्दर डिवाइड्स इनटू फाइनर ब्रांचेस कॉल्ड ब्रोंकाइल्स। इसका मतलब क्या होता है कि जो वायु कोश में समाप्त होती है, वायु थैली बहुत छोटी पतली दीवारों बनी संरचनाओं से बनती है जिन्हें एल्वियोली कहा जाता है। एल्वियोली कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो एल्वायल क्या है, दी एल्वायल which looks like branches of grapes are surrounded by network of very fine blood capillaries। इसका मतलब क्या होता है कि एल्वायोली जो अंगूर के गुच्छे की तरह दिखता है, बहुत महीन रक्त कोशिकाओं के एक नेटवर्क से घिरा होता है। दे हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। वे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के आदान प्रदान में मदद करते हैं। अब हम बात करेंगे फेफड़ों की। लंग्स आर टू मस्कुलर्स बैग्स लाइक ऑर्गन्स प्रेजेंट इन द चेस्ट कैविटी। तो इसका मतलब होता है फेफड़े छाती गुहा में मौजूद दो पेशीय बैग जैसे अंग हैं। एयर सैक्स आर रिचली सप्लाइड विथ ब्लड वेसल्स। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि वायुकोश को रक्त वाहिकाओं से भरपूर आपूर्ति की जाती है। व्हेन एयर इंटर्स द लंग्स the blood takes in oxygen and gives out carbon dioxide and water। इसका मतलब क्या होता है कि जब हवा फेफड़ों में प्रवेश करती है जो रक्त ऑक्सीजन है, ठीक है दोस्तों, ऑक्सीजन है और क्या करती है, और कार्बन डाइऑक्साइड और पानी छोड़ता है। ब्लड कैरीज ऑक्सीजन टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी फ्रॉम लंग्स। यानी कि रक्त फेफड़ों से शरीर के सभी भागों में ऑक्सीजन पहुंचाता है। दिस सपोर्ट बोन्स एंड मसल्स ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम दैट हेल्प इन द एफिशिएंट वर्किंग ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसका मतलब होता है कि श्वसन तंत्र की सहायक हड्डियां और मांसपेशियों जो श्वसन तंत्र के कुशल संचालक में मदद करती है वे हैं। अब हम रिबकेज की बात करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे रिबकेज की। तो दिस इज ए बोनी चैम्बर इन आवर चेस्ट विच प्रोटेक्ट द सॉफ्ट लंग्स। रिबकेज जो है यह हमारे छाती में बोनी कक्ष होती है जो हमारे नर्म फेफड़ों की रक्षा करती है।
ठीक है, रक्षा करती है। अब हम बात करेंगे मसल्स ऑफ द रिबकेज। मसल्स ऑफ द रिबकेज यानी रिबकेज की मांसपेशियां। दीज मसल्स हेल्प इन द अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ रिबकेज एंड contraction and relaxation of lungs, thereby facilitating movement of air in and out of the lungs। इसका मतलब होता है कि ये मांसपेशियां रिबकेज के ऊपर नीचे की गति में मदद करती है और फेफड़ों के संकुचन और विश्राम में मदद करती है, जिसमें फेफड़ों में और बाहर हवा की आवाजाही में सुविधा होती है। दोस्तों अब आइए हम बात करेंगे कि डायफ्राम की। डायफ्राम क्या है? इन मैमल्स यानी स्तनधारी द लंग्स रेस्ट ऑन ए स्ट्रॉन्ग डोम शेप्ड मसल्स कॉल्ड द डायफ्राम, यानी कि स्तनधारी में फेफड़ों एक मौजूद गुंबद के आकार की मांसपेशियां पर आराम करते हैं, जिसे डायफ्राम कहा जाता है। ठीक है, दिस ऑल्सो फैसिलिटीज द मूवमेंट ऑफ एयर बाय एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन। इसका मतलब होता है कि यह विस्तार और संकुचन द्वारा वायु की गति को भी सुगम बनाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए ये समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे वर्किंग ऑफ द रेस्पिरेशन सिस्टम, यानी कि श्वसन प्रणाली का कार्य तंत्र। तो ये हम समझेंगे। आइए दोस्तों इसको हम समझ लेते हैं। तो कीप वन ऑफ योर हैंड ऑन योर चेस्ट, यानी कि आप एक हाथ अपनी छाती पर रखें। ठीक है, रख लिया। यू विल फील अप एंड डाउन मूवमेंट ऑफ द चेस्ट, यानी कि आप क्या करेंगे कि अपना एक हाथ छाती पर रखें और आप छाती और नीचे की गतिविधियों का महसूस करेंगे। छाती और नीचे की गतिविधियों को क्या करेंगे? महसूस करेंगे। दीज आर द बोन्स ऑफ द रिबकेज विच हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ एयर इन एंड आउट ऑफ। तो आगे भी हमारा है कि आप क्या करेंगे? महसूस करेंगे। ये पसली की हड्डियां होती है जो हवा को अंदर और बाहर जाने में मदद करती है। ठीक है दोस्तों, ये समझ में आ गया। तो ये दी लंग्स यानी कि फेफड़े समझ में आया। चलिए अब हम बात करेंगे कि इसको जो हमने समझाया उसको भी अच्छे से समझा देंगे। कि देखिए, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि आप अपने छाती पर हाथ रखिए, तो ये आपका पहले ये एक आपका शरीर रहेगा। ठीक है दोस्तों, ये शरीर है आपका। तो आपका शरीर इस तरह का या मोटा भी रह सकता है या पतला भी। तो जब आपका ये देखिए ट्रांचिया है, ठीक है, ट्रांचिया है, और ये आपका रिब्स है, रिबकेज है, रिब्स है, यानी कि ये आपका रिब्स है। और ये वाला ये दिख रहा है डाउनवर्ड्स एंड इनवर्ड्स, यानी कि ये अप डाउन नीचे ऊपर ये करते हैं। जैसे आपका ये भी आपका रिब्स जो है वो अपवर्ड एंड आउटवर्ड है, बाहर और आपका अंदर है। ठीक है, समझ में आया। चलिए अब हम बात करेंगे रिबकेज मसल्स आर द डायफ्राम वर्क टुगेदर टू ब्रिंग्स अबाउट द फ्लोइंग इफेक्ट, यानी कि इसका मतलब होता है कि अतः कि श्वसन प्रेरणा यानी निम्नलिखित प्रभाव लाने के लिए रिबकेज मांसपेशियां और डायफ्राम एक साथ काम करते हैं। अब हम बात करेंगे इनहेलेशन की। इनहेलेशन, इंस्पिरेशन, तो ये क्या है? अंत इसका नाम है, अंत इसका नाम है, अंत श्वसन प्रेरणा। तो when the ribcage moves up and the diaphragm relaxes, lungs expand। इसका मतलब होता है कि जब पसली ऊपर उठती है और डायफ्राम स्थिर हो जाता है तो मोर क्या होता है? तो फेफड़े फैल जाता है। फिर आपका मोर स्पेस इज क्रिएटेड इनसाइड द लंग्स एंड वी इनहेल ऑक्सीजन रिच एयर। इसका मतलब होता है कि फेफड़े के अंदर अधिक जगह बनती है और हम ऑक्सीजन युक्त हवा में सांस लेते हैं। अब हम बात करेंगे एक्सहेलेशन की। एक्सहेलेशन, एक्सपीरेशन, यानी कि इसका मतलब होता है कि सांस छोड़ना और निकालना। तो when the ribcage move down and the diaphragm moves upward, lung contract। इसका मतलब होता है कि जब पसली नीचे की ओर जाती है और डायफ्राम ऊपर की ओर बढ़ती है तो फेफड़ा सिकुड़ता है। ठीक है, द स्पेस इनसाइड रिड्यूस फोर्सिंग द एयर टू रश आउट एंड वी एक्सेल्स कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर। इसका मतलब होता है कि अंदर की जगह कम हो जाती है जिसमें हवा बाहर निकल जाता है और हम कार्बन डाइऑक्साइड युक्त हवा को बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या है। अब है कि इन दिस एक्टिविटी, यानी कि इस गतिविधि में द टू बैलून्स रिप्रेजेंट एंड द लंग एंड द बैलून्स सीट रिप्रेजेंट द डायफ्राम। इसका मतलब क्या होता है कि दो गुब्बारे फेफड़ों का प्रतिनिधि करते हैं और गुब्बारों की चादर डायफ्राम का प्रतिनिधि करते हैं। ठीक है, व्हेन द बैलून सीट इज पुल्ड डाउन द वॉल्यूम इज द प्लास्टिक कप्स इंक्रीज एंड एयर
प्रेशर डिक्रीज, इसका मतलब क्या होता है कि, इसका मतलब होता है और वायु क्या करता है कि प्रतिनिधि करता है गुब्बारों की चादर डायफ्राम का प्रतिनिधि करता है। जब गुब्बारे की शीट को नीचे की ओर खींची जाता है और वायु दब कम हो जाता है, इससे इसके कारण बाहर से हवा गुब्बारों में प्रवेश करती है और वे फूल जाते हैं और वो क्या होते हैं, फूल जाते हैं। ठीक है, ड्यू टू दिस एयर फ्रॉम आउटसाइड इंटर द बलून एंड दे गेट इनफ्लेड व्हेन द, यानी कि जब गुब्बारे की सीट ऊपर की ओर ढकेला जाता है, प्लास्टिक के कप से आयतन कम हो जाता है। ठीक है, फिर आपका दिया हुआ है बैलून सीट इज पसेड अप, द बैलून इज द प्लास्टिक कप डिक्रीज एंड एयर प्रेशर इंक्रीज, इसका मतलब होता है कि प्लास्टिक के कप में आयतन कम हो जाता है। ठीक है, आयतन कम हो जाता है। सो द एयर फ्रॉम द बैलून्स इज पसेड आउट एंड दे गेट डिफ्लेक्टेड, इसका मतलब होता है कि तो गुब्बारों से हवा बाहर धकेला दी जाती है और वे हवा में उड़ जाते हैं। ठीक है, नाउ यू कैन इजिली अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, इसका मतलब होता है कि अब आप सांस लेने के लिए क्रियाविधि को आसानी में समझ सकते हैं। अब आखिरी जो बच गया है वो आपका है सेलुलर रेस्पिरेशन यानी कोशिकीय श्वसन। तो दी बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म वर्क ऑल द टाइम, यानी कि जीवों का शरीर हर समय काम करता है। टू वर्क द बॉडी नीड एनर्जी, यानी कि टू वर्क द बॉडी नीड एनर्जी, इसका मतलब होता है कि काम करने के लिए शरीर को ऊर्जा की जरूरत होती है। लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑल्सो नीड एनर्जी टू कीप देमसेल्फ वार्म, यानी कि जीवित जीवों को भी खुद को गर्म रखने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। दे ऑब्टेन्ड एनर्जी बाय बर्निंग ग्लूकोज इन द सेल, यानी कि वे कोशिकाओं में ग्लूकोज को जलाकर ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ठीक है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन, इस प्रक्रिया को हम कोशिकीय श्वसन कहते हैं। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, तो रेस्पिरेशन कितने टाइप के होते हैं, तो ये आपका जो दिया हुआ है फर्स्ट की एरोबिक रेस्पिरेशन। तो एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है, एरोबिक रेस्पिरेशन यानी होता है, तो ये जो आपका है वो है अवायवीय श्वसन। When cellular respiration takes place in the presence of oxygen, it is called aerobic respiration, यानी कि जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन होता है तो इसे अवायवीय श्वसन कहा जाता है। ठीक है, द end प्रोडक्ट फॉर्मेड ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन आर वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी, यानी कि तो इसे अवायवीय श्वसन कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इट कैन बी समराइज्ड इन द फॉलोइंग इक्वेशन, यानी कि अवायवीय श्वसन के दौरान एरोबिक श्वसन की तुलना में कम ऊर्जा निकलती है और विभिन्न अंत उत्पाद बनते हैं। जैसे आपको दिख रहा है कि ग्लूकोज है, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड बनता है प्लस वाटर प्लस एनर्जी, ये हमने आपको पहले बताया था। फिर आपका दूसरा इसमें पार्ट जो आ जाता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन यानी कि इसका मतलब होता है कि, तो ये एनारोबिक रेस्पिरेशन व्हेन रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इट इज कॉल्ड एनारोबिक रेस्पिरेशन। अवायवीय श्वसन क्या होता है दोस्तों, जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन होता है तो इसे अवायवीय श्वसन कहा जाता है। ड्यूरिंग एनारोबिक रेस्पिरेशन लेजर एनर्जी रिलीज्ड एज compared to anaerobic respiration and different end product are formed। अवायवीय श्वसन के दौरान एरोबिक श्वसन की तुलना में कम ऊर्जा निकलती है और विभिन्न अंत उत्पाद बनते हैं। तो ये आपका अवायवीय श्वसन भी समझ लिए। अब जो आपका दिया हुआ है इन लोअर ऑर्गेनिज्म लाइक ईस्ट इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ग्लूकोज ब्रेक डाउन इनटू इथेल अल्कोहल कार्बन डाइऑक्साइड एंड ए लिटिल एनर्जी, यानी कि खमीर जैसे निचले जीवों में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज एथिल अल्कोहल कार्बन डाइऑक्साइड और थोड़ी सी क्या होती है, यहाँ आपका दिया हुआ है कि और थोड़ी सी ऊर्जा में टूट जाता है, तो इसको क्या कहते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। इसका यानी क्या होता है, इस प्रक्रिया को किण्वन कहा जाता है। ठीक है, when we do hard exercise or run a long distance our body it not able to get enough एनर्जी टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट, यानी कि जब हम कठिन व्यायाम करते हैं या लंबी दूरी की दौड़ लगाते हैं तो हमारे शरीर को आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त ऊर्जा नहीं मिल पाती है। तो फिर हम क्या करते हैं, हेंस एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन आवर मसल सेल रिजल्टिंग इन द प्रोडक्शन ऑफ लैक्टिक एसिड, यानी कि
इसलिए अवयवी श्वसन हमारी मांसपेशियों की कोशिकाओं में होती है, जिसके परिणाम स्वरूप लैक्टिक एसिड का उत्पादन होता है। ठीक है दोस्तों, दिस इज ड्यू टू द पार्टियली ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इन बॉडी, जिसके परिणाम स्वरूप लैक्टिक एसिड का उत्पादन होता है। दी एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड काउजेज मस्कुलर क्रैम्प्स, यानी कि यह शरीर में ग्लूकोज के आंशिक टूटने के कारण होता है। ठीक है, वी गेट रिलीफ फ्रॉम देयर क्रैम्प्स बाय टेकिंग हॉट वाटर मैसेज और बात। इसका मतलब होता है कि यह शरीर में क्या होता है, लैक्टिक एसिड के जमा होने से मांसपेशियों में ऐंठन होती है। ठीक है, ऐंठन क्या होती है। फिर आपका जो दिया हुआ है कि दिस इम्प्रूव द ब्लड सर्कुलेशन इन द बॉडी लीडिंग टू इंक्रीज सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। गर्म हवा में मालिश या स्नान करने से हमें इन ऐंठन में राहत मिलती है। गर्म हवा में ऑन गेटिंग सफिशियंट ऑक्सीजन द कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ लैक्टिक एसिड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर ऑक्यूर्स एंड यू गेट रिलीफ फ्रॉम क्रैम्प। इसका मतलब होता है कि इससे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन बाहर होता है कि आपूर्ति और ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ जाती है। पर्याप्त ऑक्सीजन मिलने पर लैक्टिक एसिड का कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में पूरी तरह से विघटन हो जाता है, आपको ऐंठन से राहत मिलती है। तो जैसे लैक्टिक एसिड हो गया, तो लैक्टिक एसिड हॉट वाटर और आपका अपॉन मैसेज और बाथ, तो ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। तो ये आज का जो हमारा चैप्टर था वो खत्म हो गया। आज जो हमने सीखा दोस्तों वो आपका था चैप्टर 10 क्लास 7 का, आपका साइंस का चैप्टर था रेस्पिरेशन प्लांट्स एंड एनिमल। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। चलिए ये वीडियो पसंद आई कमेंट में जरूर बताएं और बिना चैनल को सब्सक्राइब किए मत जाएं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।